हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बीएसटी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे आज इस चैप्टर का सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हमने हेनरी फेयोल के बारे में डिस्कस करा कि वो कौन थे। मैंने आपको बताया हेनरी फेयोल हैज गिवन अस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें से फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स बच्चे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उससे नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। बच्चे जब मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं तो आप उसमें से अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी बना सकते हैं जो कि बाद में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो बच्चा हम फोर्थ प्रिंसिपल कर रहे हैं। फोर्थ प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बच्चे आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? इट सेज दैट सबऑर्डिनेट्स should receive orders from only one superior। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो एक ही सुपीरियर उनको ऑर्डर्स दे। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉसेस हो जाएंगी, एक से ज्यादा सुपीरियर अगर सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? सपोज एक ये इंडिविजुअल है, इसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं, सो ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ऑल दीज पीपल। तो दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहां पर हम इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहेंगे कि सबऑर्डिनेट्स को एक ही बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहा है जिससे कि सबऑर्डिनेट्स के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट सपोज हम एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉसेस कर दिया। सपोज नाउ 2 और मोर बॉसेस दे आर गिविंग ऑर्डर्स टू द वर्कर्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चे? इस सिचुएशन में वर्कर आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। वर्कर्स जो है वो कंफ्यूज हो गए कि किसकी बात को फॉलो करा जाए, किसकी बात को फॉलो ना करा जाए। यहां पर बच्चे देयर इज नो कंफ्यूजन बिकॉज वर्कर्स आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। So unity of command says that when the instructions are being given to the workers, those instructions should be given only by one superior. If there is a multiplicity of the bosses, the workers are going to get confused. वो confuse हो जाएंगे, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। Moreover, अगर हम बात करें तो this principle also resembles a military organization. बच्चे 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पूछी जा सकती है। विच प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? सो यूनिटी ऑफ कमांड। आप मिलिट्री में देखते हो जो सोल्जर्स होते हैं वो एक ही कैप्टन की बात मानते हैं, जो कैप्टन कहेगा वही मानेंगे और किसी की भी बात नहीं मानेंगे। तो स्ट्रिक्टली जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोर्सेस नहीं होता, एक सुपीरियर है वही सभी सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी there should be one superior and he should provide instructions to the workers. If the workers start getting instructions from many bosses, they are definitely going to get confused. ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हेनरी फेयोल ने इसके बारे में कुछ लाइंस कही हैं जो बोर्ड में कई बार आती हैं। वो कहते हैं अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाएगा then authority is undermined। अगर ये प्रिंसिपल वायलेट किया जाएगा तो अथॉरिटी कम हो जाएगी, मतलब अथॉरिटी इनफेक्टिव हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर ढंग से सभी की अथॉरिटीज बनी रहे तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है बच्चे डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा, अथॉरिटी इनफेक्टिव हो जाएगी, डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो थ्रेटन हो जाएगी। इसका मतलब है स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, चीजें अनस्टेबल हो जाएगी अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो तो। ऑर्डर डिस्टर्ब। ऑर्डर मतलब जो काम सिस्टमैटिकली सारा काम हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बच्चे ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जेओपार्डी, स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड, ऑर्डर डिस्टर्ब। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर जो वर्कर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक से ज्यादा बॉस इंस्ट्रक्शन देगा तो वर्कर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा बात है, the workers or the subordinates, they should receive instruction only from one superior. If they are getting instructions from many superiors, they are going to get confused. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज एक सेल्स पर्सन है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, चलो आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा ही कुछ एग्जांपल है। एक सेल्स पर्सन है, मार्केटिंग मैनेजर ने उसको कहा
कि आप 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर ने उसको कहा कि आप 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। सो नाउ ही हैज गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टू पीपल, और दोनों ने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे दी। उससे क्या होगा, वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा गलतियां करने का। ही विल कमिट द मिस्टेक्स एंड मेक द एक्सक्यूज आल्सो। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम प्रॉपर ढंग से हो, तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। वर्कर्स दे शुड गेट इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। नेक्स्ट बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल आता है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां पर बच्चे इसको अच्छे से समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं देयर आर डिफरेंट यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट यूनिट्स और यू कैन से डिविजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग से यूनिट्स होते हैं या डिविजन्स होती हैं, या आप डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हो उनको। तो बच्चे, तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग से डिपार्टमेंट्स होंगे। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज हमारे यहां 3 डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज एक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपार्टमेंट है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और एक ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 3 अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। दिस प्रिंसिपल सेज दैट ऑल द यूनिट्स दे मस्ट हैव देयर ओन हेड। इसका अपना एक हेड होगा, अपना प्लान होगा। वन हेड वन प्लान। ऑल द यूनिट्स मस्ट हैव देयर ओन हेड एंड देयर ओन प्लान। ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट बी हैविंग ओन हेड और ओन प्लान। यहां पर हम यूनिटी ऑफ कमांड में बात करते थे वन हेड, एक ही बॉस होना चाहिए। यहां पर हम बात करते हैं हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक बॉस होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, और सभी का अपना अपना प्लान होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग। सभी जो है इन सेम डायरेक्शन, सभी यूनिट्स अपना सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कोई भी यूनिट एक दूसरे से ओवरलैप ना करे। ऑल द यूनिट्स मस्ट वर्क इन देयर ओन डायरेक्शन। They should not overlap the activities of each other। तो यहां पर बच्चे जब हम बात करते हैं तो हम यूनिट्स की बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। That the effort of one department should be in the same direction. All the people working in this scooter division, their efforts should be in the same direction. Scooter division must have its own head, its own plans, and all the people working in that division should be working in the same direction. Similarly, in the car division, it should have its own head, its own plan, and all the people working in the car division should work in the same direction. All the people working in the trucks division, they must have their own head, their own plan, and all the people should be working in the same direction. On no account, their activity should overlap. ऐसा ना हो कि कार वाले जो है वो ट्रक्स वालों के साथ मिक्सअप कर रहे हैं अपने काम को। तो यहां पर डायरेक्शन का मतलब है सभी डिपार्टमेंट्स का अपना अपना प्लान हो, अपने अपने हेड्स हो, और सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने डायरेक्शन में काम करें ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करा जा सके। नेक्स्ट बच्चे का आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो भी, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तो होता है बच्चे इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट कह देते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट का मतलब है बच्चे इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? यह प्रिंसिपल कहता है जनरल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is more important
देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो बड़ा क्लियर सा पॉइंट है बच्चे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड ट्राई टू अचीव बोथ। हमें कोशिश करनी चाहिए दैट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी अचीव हो जाएं और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी अचीव हो जाएं। बट अगर ऐसी सिचुएशन है जहां कहीं एक को ही अचीव कर पाना पॉसिबल है, सो वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल्स दे मस्ट सैक्रिफाइस देयर इंटरेस्ट। तो बड़ा क्लियर सा है बच्चे, जहां पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात है और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की बात है, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल एक लेके चलता हूं बच्चे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अब वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि हम किसी तरीके से एक्सपेंसेस को कर्टेल कर दें, कम कर दें, और एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाए। तो बच्चे आप खुद सोच के देखिए कि हमें उनकी सैलरीज को इंक्रीज करना चाहिए नहीं। अगर उनकी सैलरी इंक्रीज करी तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। So we should not increase their salary. At this point of time, we should give more importance to the organization interest than the individual interest. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। रियल लाइफ में भी अगर मैं बात करता हूं, आप कहीं पर भी जॉब करेंगे, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट होता है, जितनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। तो जहां ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात आती है, इंडिविजुअल्स दे शुड सैक्रिफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन बच्चे यहां पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमेशा हमें ऐसा करना चाहिए। If it is possible to achieve both organizations' interest and individual interest, we should achieve both. But if it is not possible, it is possible to achieve either of the two. We should go for the organizational interest and we should sacrifice the individual interest. Then next बच्चे 7th नंबर पे जो प्रिंसिपल आता है आपकी एनसीईआरटी में जो गिवन है, that is fair remuneration. फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जो आप एम्प्लॉइज को सैलरीज, वेजेस एटसेट्रा, जो आप एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले में दे रहे हो, उसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल नाम से ही क्लियर हो जाता है, फेयर। इट शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। हम यहां पर खाली एम्प्लॉई की बात नहीं करते हैं बच्चे। जब हम सैलरी से वेजेस की बात करते हैं तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर आल्सो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉई आल्सो। एम्प्लॉई के लिए फेयर कब होगा? इट शुड प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसी रेम्यूनरेशन हो कि वे एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकें। तो फेयर रेम्यूनरेशन कब होगी, कैसे डिसाइड करें? इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क असाइन। कितना हम उनको काम दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड हो। इंडस्ट्री के अंदर क्या वेज रेट चल रहा है उस पर डिपेंड हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई कितनी है उस पर डिपेंड हो। तो काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी वेजेस, ऐसी रेम्यूनरेशन डिसाइड करनी चाहिए जो कि फेयर हो, एम्प्लॉइज एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सके। इट शुड बी फेयर फॉर एम्प्लॉयर आल्सो, मींस विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर। ऐसा हो कि वो एम्प्लॉयर की भी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। कई बार वर्कर्स अनरीजनेबल डिमांड करते हैं तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। इट शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई शुड आल्सो नॉट डिमांड द अनरीजनेबल वेजेस। उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्राइक पे चला जाए, अनरीजनेबल डिमांड्स करें। फेयर होना चाहिए। अगर फेयर रेम्यूनरेशन होगी सो इट विल प्रमोट गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट में रिलेशन इंप्रूव होंगे बच्चे और काम बड़े अच्छे ढंग से चलेगा। तो हमें वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड रीजनेबल रेम्यूनरेशन। दैट रेम्यूनरेशन शुड बी रीजनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉइज आल्सो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स आल्सो। तो बच्चे आज मैंने 4 प्रिंसिपल्स करे हैं जिनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप ट्राई कीजिए, जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको नोटबुक में 1 2 3 4 करके पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, जिससे बाद में रिवीजन करना बड़ा इजी हो जाएगा। इसके बाद बच्चे हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया
यूनिटी ऑफ कमांड। उसमें मैंने आपको बताया वन पर्सन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन ओनली सो डैट देर इज़ नो कन्फ्यूज़न। तो बच्चे एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। If an employee gets order from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. अगर एक एम्प्लॉय को दो बॉस या उससे ज़्यादा बॉसेज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक ही टाइम पर, तो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेशन हो रही है। The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है उसको एक ही बॉस ऑर्डर देगा, वो एक ही बॉस की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। फेयोल गेव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस प्रिंसिपल। फेयोल ने इस प्रिंसिपल को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होगा अथॉरिटी इज अंडरमाइन, मतलब अथॉरिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, डिसिप्लिन इज इन जेओपर्डी, डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी पे थ्रेटनिंग आएगी। तो दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। डुअल सबऑर्डिनेशन मीन्स डबल बॉस से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलनी चाहिए। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो कंफ्यूजन होगी, वो समझ नहीं पाएगा किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए। सपोज अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील विद अ बायर एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट बाय द मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर उसको कहता है 10% डिस्काउंट दे दो, जबकि फाइनेंस मैनेजर उसको कहता है 5% से ज़्यादा डिस्काउंट ना दो। तो ऐसे केस में यूनिटी ऑफ कमांड की वायलेशन हो रही है और वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, सेल्समैन कंफ्यूज हो जाएगा कि वो अपना काम कैसे करे। तो नेक्स्ट बच्चे मैंने आपको बताया है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने आपको बताया कि जितने भी यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं सभी का कॉमन प्लान होना चाहिए और सभी अपने अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए काम करें, किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में ओवरलैपिंग ना हो। सो ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should be moving towards the same objectives through coordinated and focused efforts. Each group of activities having the same objective. जितने भी ग्रुप्स हैं सभी का ऑब्जेक्टिव सेम हो, must have one head and one plan. बच्चे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बड़े अच्छे से कहा, हर एक डिवीजन का एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। दिस ensures unity of action and coordination. उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा। जैसे आपको एग्जांपल में भी मैंने समझाया, सपोज एक कंपनी के अंदर दो डिवीजन्स हैं, एक में मोटरसाइकिल बन रही हैं, एक में कार्स बन रही हैं। तो दोनों डिवीजन का अपना अपना एक इंचार्ज होगा, अपने प्लान्स होंगे, अपने रिसोर्सेज होंगे। किसी भी कंडीशन पे दोनों यूनिट्स के काम को हमने ओवरलैप नहीं होने देना। द नेक्स्ट प्रिंसिपल बच्चे मैंने आपको बताया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब एक एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो बड़ा क्लियर है, ये प्रिंसिपल कहता है ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है जिसके लिए वो काम कर रहा है। कंपनी के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कंपनी चाहती है ज़्यादा आउटपुट आए, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं ज़्यादा सैलरी मिले। तो एम्प्लॉय ज़्यादा सैलरी के लिए और वो चाहता है कम से कम काम करे, ठीक है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय कोई डिमांड वगैरह मांग सकता है। तो इन द ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो हमें क्या करना है, कंपनी के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसमें बच्चे बाकी कुछ 2-4 लाइंस एक्स्ट्रा दे रखे हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज जो मेन लाइंस है वो मैंने आपको बता दी हैं। देन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, जो भी आप एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विसेज के बदले दे रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन जो आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को हमने इतनी वेजेस देनी है कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। लेकिन साथ के साथ इतनी भी देनी है कि कंपनी की भी पेइंग कैपेसिटी में हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ डिमांड करें और ऑर्गेनाइजेशन को पे करना मुश्किल हो जाए। इन अदर वर्ड्स, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। दिस विल इंश्योर कंजीनियल एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा और एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस बनेंगे। वर्किंग कंपनी की ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी।
तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द wages, salaries, etc. that are given to the workers are justifiable both for the employees as well as the organization.